नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को कई सारे मेल्स आए थे कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करवाने के बाद में पैसे या सैलरी ना दे तो उसके खिलाफ़ क्या-क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में आज डिटेल्स में जानेंगे। साथ ही साथ लीगल प्रोविज़न्स के बारे में जानेंगे और कितने सारे लेबर कोर्ट में जाने का क्या प्रोसेस है। तो इन सब सारी चीज़ों पे जो डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अ, तो जैसे कि मैंने बात करी थी कि लीगल एक्शंस अगेंस्ट नॉन पेमेंट, जो वेतन ना मिलने के बारे में आज जो कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर नहीं देते हैं, उस टॉपिक आज का टाइटल हमारा वही है। तो आप तो पहले कॉमन सिचुएशन के बारे में जान लेते हैं कि जो वेतन ना मिलने की कॉमन समस्या क्या है, मतलब कॉमन स्थिति क्या है। तो जैसे कि सैलरी डिले का इश्यू देखने को मिल रहा है और क्या-क्या कहीं-कहीं जैसे काम करवा लिया है और बिल्कुल भी पेमेंट नहीं मिला है। कंप्लीट नॉन पेमेंट का मतलब इश्यू मिला है, मतलब पूरा वेतन ही नहीं मिला है। कंपनी में काम किए 2-3 महीने, मतलब उसमें फिर उसने सैलरी नहीं दी, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने काम करवाए मतलब 15-20 दिन, तो उसने सैलरी नहीं दी। तो ऐसी बहुत सारे केसेस मतलब देखने को मिले इंडिया में। पार्शियल पेमेंट का मिल रहा है, मान लीजिए कि साझेदारी में मतलब काम किया, एक व्यक्ति को मिल गया पेमेंट और एक को नहीं मिल पाया। तो इसमें भी ये बहुत सारे इश्यू मतलब देखने को मिले हैं। और मतलब कोई भी पेमेंट, जैसे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तब भी कोई पेमेंट नहीं मिल पाया, तो ऐसे भी इश्यू देखने को मिल रहे हैं। और क्या है, मतलब गलत तरीके से क्या है पेमेंट को क्या का विद होल्ड करने के, यानी क्या अपने पास में रखने का जो मतलब इस टाइप के जो केसेस मतलब देखने को मिले। आगे हम चलते हैं, ज़रा लीगल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं इंडिया में एज पर इंडियन लॉ। तो सबसे पहला जो लॉ है दी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 वाला। तो ये कहता है जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, इसके अंतर्गत क्या है, इम्प्रिजनमेंट की 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है किसी व्यक्ति को, और 10,000 तक का फाइन लग सकता है। सेक्शन 20 जो इस चीज़ की मतलब वकालत करता है, एडवोकेट करता है। मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, इसमें क्या है 1,000 तक का फाइन हो सकता है और अप टू 6 मंथ तक की जेल हो सकती है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन है, द अबॉलिशन एक्ट है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर यानी जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो लेबर काम करती है उसके लिए रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट बना हुआ 1970। तो उसमें इम्प्रीजन एंड ओवरसाइट जो किसके द्वारा किया जाता है, निगरानी की जाती है लेबर कमिश्नर और इंस्पेक्टर के द्वारा, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट में थोड़ा एक चीज़ और बता दें कि 1948 वाला जो एक्ट है, इसमें जो है ये जो एम्पावर्ड करता है किसको, सरकारी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, वही क्या करती है कि मिनिमम जो न्यूनतम मजदूरी मतलब तय करती हैं, ठीक है ना। नोटिफिकेशन जाती है हर 5 साल में, क्या मतलब रिवाइज होता है कि मतलब जो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, स्किल्ड सेक्टर है, मतलब जो, तो उसमें मतलब कितनी एक वेजेस रहनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई, तो ये इस चीज़ की मतलब वो करता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो 1947 वाला, इसमें क्या है अप टू 6 मंथ तक की हो सकती है अगर इसका वॉल्यूशन होता है, और फाइन अप टू मतलब 1,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो है मतलब क्या होता है, जो इसमें वर्कमैन और नॉन वर्कमैन में की श्रेणी, मतलब वर्कमैन की परिभाषा में अगर आता है कोई व्यक्ति, तो लेबर कोड जाने को मतलब एम्पावर करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यानी लेबर कोड का आप दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ठीक है ना, यदि आप वर्कमैन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। और वर्कमैन की श्रेणी में वही 18,000 मतलब जो उससे कम कमाते हैं तो वो वर्कमैन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 वाला जो है 2016 का, ये क्या है, दिवालिया जो कंपनी हो जाती हैं उसके तहत उसके मतलब उसके संबंध में बात करता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता BNS सेक्शन 316, ठीक है ना। तो ये 316 जो था पहले 406 हुआ करता था, ठीक है ना, 406 सेक्शन हुआ करता था। लेकिन जैसे ही भारतीय न्याय संहिता हुई तो इसको 316 बना दिया है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे ट्रस्ट तोड़ दिया, बोला कि हम पैसे दे देंगे और काम करवाने के बाद में पैसा नहीं दे रहा है वो, ठीक है ना, तो ये क्या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है। इसमें क्या इम्प्रीजनमेंट हो सकती है 3 साल तक की, देखा जाएगा कि किस टाइप का मामला है, और फाइन लग सकता है, और दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 316 के 2 में क्या है, ये 420 का ही सेक्शन था इंडियन पिनल कोड का। जैसे कि 316 था जो था वो 406 का था IPC का। इसी प्रकार से IPC के 420 को
316(2) में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। तो ये चीटिंग में आता है। मान लीजिए किसी के साथ में आप चीटिंग कर रहे हो तो ये इससे अंतर्गत आता है। इसमें 7 साल तक का मतलब सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है, दोनों चीज़ होती हैं। एक है आर्बिट्रेशन एंड द कंसिलिएशन एक्ट 1996। आर्बिट्रेशन क्या, विवादास्पद एंड सुलह अधिनियम है 1996 का। इसमें क्या एक कॉन्सिलेटर नियुक्त किया जाता है और वो क्या करता है, मध्यस्थता करने का काम करता है। इसका बेसिकली मेन पर्पज यही है कि जो अदालतों के क्या बोझ को कम करना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की। बोनस एक्ट जो है मतलब बहुत सारे एम्प्लॉई जो काम करते हैं, यदि जिनकी सैलरी 21 के से कम है पर मंथ में, तो उनको क्या वो बोनस के हकदार भी रहते हैं। तो बोनस किस बेसिस पर मिलता है, मिनिमम बोनस का तो यही है कि यदि 8.3% किसका, बेसिक प्लस डीए का, डियरनेस अलाउंसेस रहता है जो महंगाई के अनुसार जो बढ़ता घटता रहता है, ठीक है ना। सैलरी में क्या इंक्लूड रहता है, बेसिक प्लस डीए रहता है। इसी प्रकार से मैक्सिमम बोनस 20% हो सकता है कंपनी जो अच्छा प्रॉफिट कमाया, अगर ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो मतलब क्या है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है 1976 वाला, वो प्रमोट करता है इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। जैसे मान लीजिए गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं तो उनको क्या है, अगर सेम काम कर रहे हैं तो सेम सैलरी मिलनी चाहिए। अगर उसका वॉलेशन करते हैं तो पेनल्टी पड़ सकती है, जैसे 10,000 तक का फाइन हो सकता है और सज़ा हो सकती है 1 मंथ से 1 साल तक की, मतलब 1 ईयर तक की, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसका प्रोसीज क्या है सबका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीज जान लेते हैं, रेमेडीज प्रोसीज कि क्या क्या कर सकते हैं। पहले अगर मान लीजिए आपका कोई पैसा नहीं दे रहे तो सबसे पहले इंटरनल कंप्लेंट कर सकते हैं, किसको, एम्प्लॉयर को या एचआर को, ठीक है ना, जिसने आपको हायर किया है। मेल के जरिए भी आप मतलब भेज सकते हैं या रिटन कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें एक क्या डिमांड लेटर तैयार करवा सकते हैं। डिमांड लेटर क्या है, ये थोड़ा जो है डिमांड लेटर एग्रीड पार्टी के जरिए जो मतलब तैयार किया जाता है। एग्रीड मतलब क्या, पीड़ित पार्टी जो होती है, ठीक है ना, तो वो क्या करती है उसको मतलब खुद ही तैयार कर सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने काम किया, मैं पीड़ित हूँ, तो मैं डिमांड लेटर इशू जारी कर सकता हूँ कंपनी के सामने, मतलब कि भाई मेरा ये पैसा है दीजिए। उसके बाद में अगला प्रोसीजर लीगल नोटिस। लीगल नोटिस क्या होता है, वो बाय लॉयर्स, जो लॉयर के जरिए मतलब भिजवाया जाता है और ये 15 to 20 डेज में भी आप भिजवा सकते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि सैलरी नहीं मिल पाएगी तो आप मतलब लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। तो ये कानून का फर्स्ट स्टेप माना जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कंप्लेंट की जा सकती है इसको लेबर कमिश्नर को, किसके, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंतर्गत में विद इन 6 12 मंथ में, ठीक है ना। तो लेबर कमिश्नर्स को शिकायत कर सकते हैं आप, ठीक है ना। यदि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत भी आ रहे हैं आप, वर्कमैन की श्रेणी में आ रहे हैं, तब भी आप लेबर कमिश्नर के यहाँ शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप फ्रीलांसर एम्प्लॉई हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, लेबर कमिश्नर के यहाँ शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप असेसर फ्रीलांसर है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अप्रोच कर सकते हैं लेबर कोर्ट का, ठीक है ना। अगर इनसे भी बात नहीं बनती, लेबर कमिश्नर के यहाँ भी मतलब आपकी बात नहीं बन पाती है, लीगल नोटिस के बाद में लेबर कमिश्नर ऑफिस से भी कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, लेबर कोर्ट जा सकते हैं। या ट्रिब्यूनल्स जो बनी हुई है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनी है बहुत सारी जो मतलब इसके विवाद को सुलझाने के लिए, तो वहाँ पे अपना केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए कि लेबर कोर्ट जाने का मतलब उन्हीं को जो मतलब जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, वो लेबर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ठीक है ना। और भी हैं कई सारे जो मतलब जो उनको लेबर कोर्ट का जुरिडिक्शन मिल जाता है, लेबर कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं, ठीक है ना। नंबर 5 में क्या, सिविल सूट फॉर रिकवरी। यदि आप मैनेजर की पोस्ट में हैं किसी कंपनी में, ठीक है ना, या ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, तो आप सिविल सूट का केस दायर कर सकते हैं, ठीक है ना। हायर पिटिशन लेबर लॉ इस पे जो अप्लाई नहीं होता है, और मनी रिकवरी सूट इन द सिविल कोर्ट में, मतलब सिविल कोर्ट में आप दायर कर सकते हैं। सिविल कोर्ट मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर जगह सिविल कोर्ट रहती हैं यहाँ की अधिक से। पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ फ्रॉड्स, जैसे कि मैंने 316 का सेक्शन बताया था जो 406 हुआ करता था पहले आईपीसी का, इसी प्रकार से मैंने 316(2) बताया जो 420 का होता था, ठीक है ना। मान लीजिए किसी ने काम करवाया, मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में कि, तो आप जो इसमें पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। आप उस डिस्ट्रिक्ट के मतलब एसपी को कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए। तो एसपी क्या ऑप्शन से नीचे के जो भी है जहाँ जिस क्षेत्र का मामला है वहाँ पे मतलब आपका जो एफआईआर जो लॉन्च कर ली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो है नंबर 7 है आईबीसी सेक्शन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। जो मान लीजिए जो कंपनी दिवालिया हो जाती है और मान लीजिए उसमें आपकी सैलरी जो उसमें जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपये था, तो
तो आप उसके लिए क्या पिटीशन फाइल कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स में अंडर द सेक्शन आईबीसी, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती है दिवालिया हो जाती हैं जहाँ आपको पैसा फंस जाता है, तो उसके लिए भी एक प्रोविज़न अलग से बनाया गया है, मतलब एक कोड बना हुआ है। नंबर 8 है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाला। तो अगर इसमें ये प्रोविज़न है कि आप डेफिनेशन ऑफ वर्कर, मतलब वर्कर्स की डेफिनेशन में आते हैं, तो आप इस एक्ट के तहत क्या लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। और लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स में जैसे कि वर्कर्स की श्रेणी की बात करें तो मैनुअल वर्कर्स हो गए, ठीक है, स्किल्ड सेमी स्किल्ड हो गए, अनस्किल्ड हो गए, टेक्निकल या ऑपरेशनल वर्कर, क्लरिकल स्टाफ या सुपरवाइजर। सैलरी इसकी क्या कुछ मामलों में कितनी रहती है, 10,000 या 18 की रहती है, ठीक है ना। नंबर 9 लोक अदालत, ठीक है ना। तो लोक अदालत में जो है क्या है ध्यान रहे, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो फ्रीलांसर जो होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें फ्रीलांस कहाँ कहाँ शिकायत कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, लेबर कमिश्नर के यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, लोक अदालत में कर सकते हैं। 3 जगह उनके ऑप्शन खुले हुए हैं, ठीक है। अब लोक अदालत के बारे में मान लेते हैं। मनी रिकवरी डिस्प्यूट देखता है लोक अदालत। नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी, मतलब वेतन ना मिलने का, जो मजदूरी नहीं मिलती है उसकी चीज़ों को देखता है मतलब लोक अदालत। लोक अदालत का बेसिकली मोटिव यही है कि मतलब अदालतों के बोझ को कम करना, मध्यस्थता करवाना, लोक अदालत में भी यही होता है, ठीक है ना। यूटिलिटी बिल डिस्प्यूट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाटर्स का हो गया, चेक बाउंस केसेस हो गए, सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत, मतलब चेक बाउंस केसेस जो होते हैं तो उनके मतलब जो है लोक अदालत में जा सकें। ये ध्यान है कि लोक अदालत में वही केसेस रिजॉल्व किए जाएंगे जो पहले से मतलब विचाराधीन नहीं है। मान लीजिए फ्रेश केस है तो आप क्या कर सकते हैं, लोक अदालत में जा सकते हैं। एक्सीडेंट कंपनसेशन का कोई अगर डिस्प्यूट है आपका तो उसको रिजोल्व किया जा सकता है जिसमें आपने क्लेम्स कर रखा है। फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, डाइवोर्स का हो सकता है, म्यूचुअल डाइवोर्स अगर मान लीजिए किसी को करवाना तो लोक अदालत उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सिविल डिस्प्यूट है जैसे प्रॉपर्टी और रेंट का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं ज़रा। अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर कोर्ट जो 10 नंबर है। कंज्यूमर कोर्ट में क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट फोरम बने हुए हैं जहाँ पे क्या 50 लाख तक की अगर आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में करा सकते हैं शिकायत। एक स्टेट कंज्यूमर कमीशन बना हुआ है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप 50 लाख टू अगर 2 करोड़ की आपके साथ में मतलब धोखाधड़ी हो गई तब आप स्टेट कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर कमीशन में आप मोर देन 2 करोड़ के ऊपर जा सकते हैं, जो आपका अमाउंट जो 2 करोड़ से ज़्यादा की मतलब आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या बेसिकली कंज्यूमर कोर्ट जो है मैं जैसे मान लीजिए किसी का प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकल आया है, डेफिशिएंट हो गया सर्विस में, मतलब तो मतलब उचित सुविधा नहीं मिल पाई, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का मान लीजिए किसी ने आपने किसी से मतलब ट्रेनिंग ली और वो गलत निकली, ठीक है ना, तो उसमें जो कंज्यूमर कोर्ट में आप कर सकते हैं। ओवर चार्जिंग है, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स की बातें हैं, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, मतलब ये सारी चीज़ें कंप्लेंट आपको 90 डेज में करनी होती है इसमें, ठीक है ना, कंज्यूमर कोर्ट में। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं मतलब जो मतलब तो उसके लिए जो कंज्यूमर कोर्ट रहता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, 182 कंट्री का एक तरह से समूह है। तो ये क्या समय समय पर क्या मतलब लेबर कन्वेंशंस होते हैं और लेबर्स की खास तौर से उनके मतलब अधिकारों की मतलब बात करता है, वकालत करता है, एडवोकेट करता है। अब बात करिए, आपके मन में आ रहा होगा कि जो है कि मेरे पास में तो पैसा नहीं है, मैं कैसे जा सकता हूँ लेबर कोर्ट या फिर किसी ट्रिब्यूनल्स में या एनसीएलटी में या फिर मतलब सिविल कोर्ट में। तो इसके लिए भी एक प्रोविज़न बना हुआ है, फ्री लीगल एड की व्यवस्था है। आर्टिकल 39 है जो डीपीएससी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें फ्री लीगल एड की व्यवस्था की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में नालसा काम करता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसी प्रकार से स्टेट में क्या है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी काम करता है। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट काम करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सॉरी एक्ट नहीं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, वुमेन एंड चिल्ड्रंस को मिल सकती है, एससी एसटी लोग हो सकते हैं, इंडिविजुअल वर्कर्स हो गए, विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, जो क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं, ठीक है ना। नेचुरल डिजास्टर का, पर्सन कस्टडी, ठीक है ना। एक पर्सन हो इनकम जिसके अंदर क्या है एक सर्टेन अमाउंट रहता है, शायद 2.5-3 लाख रुपये समथिंग है। तो उस अमाउंट के अंदर में अगर आपकी सालाना इनकम है तो मतलब आप जो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं।
ये सर्विस भी कुछ ऑफर करता है, फ्री लीगल काउंसिल्स कर सकता है, फ्री रिप्रेजेंटेशन होता है इसके कोर्ट में, तो ये सारी चीज़ें। लीगल अवेयरनेस कैंप भी लगाता है, लोक अदालत, मेडिएशन सेंटर्स में भी इसका रोल रहता है, ठीक है ना। आगे आगे अब आगे चलते हैं जरा। अब हाउ टू फाइल ए कंप्लेंट, तो कंप्लेंट कैसे करनी है, तो एक फॉर्मल कंप्लेंट कर सकते हैं मेंशनिंग एम्प्लॉय डिटेल्स को लेकर, और जो भी आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो चुका है, मतलब जो आपका शेष है, मतलब राशि है, उसकी डिटेल डाल सकते हैं, ड्यूरेशन कौन सी ड्यूरेशन का, कब से कब तक का, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, सैलरी स्लिप हो गई, वर्क रिकॉर्ड्स हो गया, ठीक है ना। या फिर आपने ईमेल्स पे कोई बात करी है, वो भी चीज़ मतलब आप उसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कॉल पे आपने कोई बात करी है, या फिर आपके पास में कुछ ऐसे एविडेंस है, मान लीजिए कि आपने ये सब नहीं किया है, ईमेल्स पे नहीं किया है, तो आपने जैसे मान लीजिए वर्क करा, तो वर्क के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके पास में जो भी एविडेंस है उसके बेसिस पे भी आपको जो पैसा मिल सकता है, पैसा मिल सकता नहीं, मिल जाएगा मतलब। सबमिट टू लेबर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी ऑफिस, इसमें क्या लेबर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस को क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, तो इस तरीके से। इसमें लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स का जो रोल रहता है कि वो पेमेंट इंटरेस्ट के रूप में बोल सकता है, पावर रखता है कि किसी भी कंपनी या एम्प्लॉयर्स को या कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकता है कि भाई जब से आपने पेमेंट किया उस पर इंटरेस्ट लगा के आपको पेमेंट देना है, तो ये इसके पास में पावर है। तो ध्यान रहे कि इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी लगाया जा सकता है, मान 10,000 का अमाउंट है, 10 महीने हो गए, तो उसमें ब्याज लगाया सकता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर में भी फाइन और इम्प्रीजन, तो एम्प्लॉयर को क्या फाइन और इम्प्रीजन मतलब सजा दी जा सकती है, ठीक है, और री इंस्टेटमेंट किया जा सकता है कुछ केसेस में, ठीक है ना। पेंडिंग केसेस के बारे में बात करते हैं। लोअर जुडिशरी में जो है, लोअर जुडिशरी में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 3.4 करोड़ केस पेंडिंग है ऑल टाइप्स के। एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट के लगभग 1.5 से 2 लाख केसेस हैं। हाई कोर्ट की बात करें 60 लाख केसेस है पेंडिंग ओवरऑल, ये 2024 तक का आंकड़ा है। लेबर रिलेटेड डिस्प्यूट क्या है, 5 to 7% मतलब है इसमें, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब इस टाइप के जो केसेस हैं नॉन पेमेंट वाले, मतलब जो वेतन ना मिलने वाले, कितने केस पेंडिंग है अभी भी, ठीक है ना। कितना मतलब एक्सप्लोटेशन होता है, काम कर लेते हैं, सैलरी नहीं मिल पाती है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 18,000 की स्पेंडिंग है, उसमें 7,000 जो 7 मोर देन 7,000 से ज़्यादा क्या है लेबर एंड सर्विस मैटर्स है। चलिए हम आगे बात करते हैं जरा। ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं जरा। ये संजीत राय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस होता है 1983 में। तो उसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो मिनिमम वेजेस क्या करता है, मतलब जो नॉन पेमेंट और मिनिमम वेजेस यानी वेतन का ना मिलना, जो मतलब जो न्यूनतम वेतन का ना मिलना क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को क्या करता है, वॉलेट करता है, ठीक है। ये संजीत राय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें तो महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्टर्स पे फाइन लगाया था 2 लाख रुपए का, जो मतलब लेट पैसा देने पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, हाँ ये बात बता दे रहा हूँ थोड़ा, लेट वर्कर्स के ऊपर भी बहुत सारे प्रोविजन है, 7 या 10 तारीख तक का ही प्रोविजन दे रखा है। डिले पेमेंट नहीं कर सकती कंपनी, कोई भी समय पेमेंट देना होता है। हालांकि कुछ केसेस में मतलब कर लेती है तो उसमें थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कानूनी प्रोविजन नहीं है कि किसी भी से उसका मतलब डिले किया जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, टाइमली वेजेस करना चाहिए मतलब एम्प्लॉयर्स को, जो एम्प्लॉयर मतलब कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, और मतलब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, तो ऑडिट कर सकते हैं। रिटेन कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए ऑल एम्प्लॉइज से, मतलब जो ईमेल वीमेल पे लिखवा सकते हैं, या फिर कोई आपकी ऐसी पॉलिसी है, मतलब कंपनी की पॉलिसी है, मतलब उस पर साइन करवा सकते हैं। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी पेरोल सिस्टम्स में कंप्लाई कर सकते हैं। स्टेट स्पेसिफिक बेज नोटिफिकेशंस की मतलब उसका पालन करना होगा। स्टेट स्पेसिफिक बेज नोटिफिकेशन का जो मतलब स्टेट क्या करती है, मिनिमम वेजेस का क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन जारी करती है कि इतने से कम में मतलब कोई भी हायर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 150 रुपये पर डे है, मतलब तो वो क्या है, इस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का क्या वॉलेशन है, ठीक है ना। उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, सजा हो सकती है उसको। गवर्नमेंट हेल्पलाइंस की बात कर सकते हैं। श्रम सुविधा पोर्टल से आ गया है, श्रम सुविधा पोर्टल से। और क्या है, गवर्नमेंट रिड्रेसल एंड द मॉनिटरिंग सिस्टम CPG RMMS है, यानी स्टेट लेवल डिपार्टमेंट पोर्टल्स बने हुए हैं। ई श्रम पोर्टल्स पर आप अपनी शिकायत लॉन्च कर सकते हैं। लोकल लेवल डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। मैं बात करें तो कंज्यूमर कोर्ट हेल्पलाइन है 1930 पे, उसमें अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी तो उस पर कंप्लेन की जा सकती है। MSME समाधान पोर्टल से, यदि आपने जो आपकी खुद की फर्म है,
GST रजिस्टर्ड, तो आप MSME समाधान पोर्टल पर भी मतलब शिकायत कर सकते हैं। तो ज़्यादातर है श्रम सुविधा पोर्टल्स मतलब सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। और ये जो है CPGRAMS या ई श्रम पोर्टल्स में मतलब कुछ चीज़ें रहती हैं। चलिए आगे बात करते हैं कंक्लूजन पर, निष्कर्ष क्या है इसका। तो वर्कर्स क्या है, एक तरह से लीगल प्रोटेक्शन रखते हैं, ठीक है ना, मतलब क्या है, कानूनी क्या रखते हैं, सुरक्षा रखते हैं। और जागरूकता और डॉक्यूमेंटेशन क्या एक तरह से चाबी है, और कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए मतलब लीगल अथॉरिटी को अप्रोच करने के लिए। ऐसा नहीं एक्सप्लोटेशन करवाए जा रहे हो, 2-3 महीने से वेतन नहीं ले रहे हो, यार क्या करेंगे कोर्ट जाके, मतलब ऐसे ही चलो दूसरी कंपनी पकड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिर उसकी क्या आदत जो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कोई भी अगर आपके साथ में चीटिंग करता है, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है बहुत सारे लेबर्स के साथ में चीटिंग करता है, जो कि नहीं करना चाहिए, और उसके खिलाफ जो 420 जो कि 316 बन गया, 316(2) बन गया, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्ट SP से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मतलब उसके लिए मतलब आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे भी की जा सकती है, ऑनलाइन कंप्लेंट की व्यवस्था है, FIRs है। तो बहुत सारी ऐसी पोर्टल्स गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं, जो कि मैंने बताए। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये एक बहुत बड़ा सोशल इश्यू था और हमारे राइट से जुड़ा हुआ था, जो कि कई सारे लोगों ने मुझे बताया था। बाबा साहेब ने इसके बारे में जो बोला है, या उसके बारे में बता दे रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि श्रम न केवल क्या देश की रीढ़ है, बल्कि ये संपत्ति का निर्माता भी है। इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी बोलते हैं, श्रम की गरिमा हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए। कोई भी श्रम क्या तुच्छ नहीं होता है, तुच्छ नहीं होगा, सॉरी। कार्ल मार्क्स भी इसके बारे में बोलते हैं, मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, हम उनसे बह नहीं छीन सकते, जो मतलब क्या उनके पास है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ थी, कुछ महान लोगों की मैंने कोटेशन बताई थी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो एम्प्लॉयर देखेंगे या कॉन्ट्रैक्टर जो भी देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो इंडियन लॉ हैं, जितने भी कोड्स बने हुए हैं, उनको वॉलेट नहीं करना है। आगे से सभी को समय पर सैलरी देनी है, और किसी का जो पेमेंट नहीं मारना है, ठीक है। Thank you. Stay lot to watch our video. Kindly like and subscribe our channel.